आज की कहानी है औकात। रानो देवी के पोते को हुए 1 साल हो चुका था, जिसकी खुशी में बेटे बहू ने एक शानदार पार्टी रखी थी, जिसमें उसके ऑफिस के बड़े बड़े लोग और उसके दोस्त आने वाले थे। बहू की कुछ सहेलियों और उसकी तरफ से रिश्तेदार भी आए थे। बहुत ज्यादा खुशी का माहौल था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और इधर रानू जी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई खाना खा रही थी कि तभी चिल्लाते हुए बहू प्रिया वहां आई और चिल्लाकर बोली, मम्मी जी, आपको जरा भी तमीज नहीं है क्या? ना आपको पहनने का ढंग है, ना उठने का ढंग है, ना बैठने का ढंग है, ना किसी से बात करने की तमीज है। अरे, कम से कम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो मेरी साड़ी का तो ख्याल करती। इतनी महंगी साड़ी थी मेरी, कभी जिंदगी में भी देखी नहीं होगी आपने, और साड़ी खराब कर दी आपने मेरी। आदत तो वही है ना आपकी, फुटपाथ वाली। आप जैसे 2 कौड़ी के लोग फुटपाथ की साड़ी ही पहनेंगी ना। मैं भी किस बेवकूफ से बात करने लग गई। सारी पार्टी का मजा खराब कर दिया आपने मेरा। जब साड़ी संभालना नहीं आता तो क्यों ली थी मेरी इतनी महंगी साड़ी? सारा मजा किरकिरा कर दिया। दोस्तों, इससे पहले कि कहानी में आगे बढ़े, हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए वीडियो को एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहू के चिल्लाने की आवाज सुनकर रानू देवी बोली कि बहू, मेरी गलती से नहीं हुआ। तुम्हारी माँ ने मुझे हाथ से धक्का दिया, जिसकी वजह से प्लेट नीचे गिर गई और साड़ी पर दाग लग गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब बहू प्रिया और ज्यादा चिल्लाकर बोली कि हाँ, बस अब यही रह गया था। मेरी माँ पर इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। आपकी तो आदत ही है बात को घुमा फिराकर मेरे मायके वालों पर ले जाने की। और मेरी माँ आपकी तरह सड़क छाप नहीं है। उन्हें आता है साड़ी पहनना भी और संभालना भी। आपकी तरह गांव की गवार नहीं है मेरी मम्मी। बहुत ही फैशनेबल और महंगी साड़ियां पहनती हैं मेरी मम्मी। अपनी पत्नी प्रिया को चिल्लाता हुआ देख अतुल भी वहां आ पहुंचा। क्या हुआ प्रिया? तब प्रिया चिल्लाकर बोली कि देखो, तुम्हारी माँ ने मेरी साड़ी गंदी कर दी। तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी महंगी साड़ियां पहनती हूँ और इन्हें जरा भी कदर नहीं है किसी चीज की। जैसे बेटे के यहाँ तो पैसे का पेड़ लगा हो, जितना चाहे उतना बर्बाद कर लो। यह सुनकर अतुल ने आव देखा न ताव देखा और वह भी रानू देवी अपनी माँ पर बरस पड़ा। माँ, आप हमारी खुशी में क्यों बार बार खलल डालती रहती हो? आपको क्या परेशानी है? और जब आपके पास की यह साड़ी थी ही नहीं तो आपने पहनी ही क्यों? अतुल ने भरी महफिल में अपनी माँ को सुना दिया, जबकि पत्नी को कुछ भी नहीं कहा और ना ही रेणु देवी जी की बात को सुनी और ना ही अपनी सास को कुछ कहा, जबकि सारी गलती सास की ही थी। भरी महफिल में मेहमानों के सामने रानी देवी को धुतकारा। बेटे बहू का ऐसा रवैया देख रानू देवी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी कि पूरा 1 साल हो गया बेटे बहू की चापलूसी करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, और इस सब का सिला यह मुझे ऐसे दे रहे हैं, ऐसे बेइज्जत करके मेरा अपमान कर रहे हैं। भरी महफिल में उन्हें बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप जाकर कोने में एक कुर्सी पर बैठ गई और उस पल को याद करने लगी जब बेटे ने उन्हें फोन करके आने के लिए कहा था कि माँ, तुम्हारी बहू के पैर भारी हैं, उससे अब काम नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे भी ऑफिस जाने में परेशानी होती है और वह भी अकेले परेशान रहती हैं। और काम वाली मेट का तो पूछो ही मत, इतनी सैलरी मांग रही है, इतना तो मैं कमाता भी नहीं हूँ और जल्दी से किसी मेट पर ट्रस्ट भी तो नहीं कर सकता। माँ, अगर तुम आ जाओ तो थोड़ी आसानी होगी। यह सुनकर
रानू देवी तो जैसे खुद को रोक ही ना पाई और बोली, ठीक है बेटा, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत करना, मैं सब संभाल लूंगी। अब जब रानू देवी के पति घर पर आए तो वह उनसे बोली कि अतुल का फोन आया था, हम दोनों को बुला रहा है। बहू के पैर भारी हैं, उसको इस वक्त हमारी जरूरत है। अब बहू से काम नहीं होता तो हमें उसकी मदद कर देनी चाहिए, इसलिए हम कल ही चल रहे हैं। तब सतीश जी बोले कि इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है, अभी तो 3 महीने हैं बहू की डिलीवरी में, तुम तब तक वहां पर रहोगी। और तुम्हें पता है दिल्ली जैसे शहर में कितना पॉल्यूशन होता है, और उससे ज्यादा वहां पर ठंड पड़ रही होगी। छोटे छोटे मकान, न कहीं बैठने उठने का ढंग। हम गांव के बड़े घरों में रहने वाले लोग कहाँ वहां एडजस्ट करेंगे, उल्टा तुम बीमार पड़ जाओगी। कोई जरूरत नहीं है अभी तुम्हें वहां जाने की। तब रानू देवी बोली कि नहीं जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं, अब बेटा बहू परेशान भर रहे हैं और उन्हें हमारी मदद की जरूरत है, तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ। पहली बार तो बेटे ने हमें आने के लिए कहा है अपने पास, इस बहाने मैं बेटे बहू के साथ रह भी लूंगी और अच्छा समय व्यतीत कर लूंगी उनके साथ, और बेटे बहू की मदद भी हो जाया करेगी। पहली बार दादी बनने जा रही हूँ, अब इतना तो हम अपने बेटे बहू के लिए कर ही सकते हैं जी। तब सतीश जी बोले, ठीक है रानू, जैसा तुम कहो, 1-2 दिन में फ्री होकर चलेंगे, तब तक तुम तैयारी कर लो। और इधर जब अतुल की पत्नी प्रिया को यह बात पता चली कि अतुल अपने माँ बाबूजी को घर पर बुला रहा है, तब वह अतुल से गुस्सा करते हुए बोली कि मैं तुम्हारी मम्मी पापा के साथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे नहीं पसंद वह लोग सारे दिन मेरी नजरों के सामने ही रहेंगे। तब अतुल उसे समझाते हुए बोला कि देखो प्रिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेड रख पाऊं। तुम्हें पता ही है मेड का खर्चा, और इतने बड़े शहर में किस तरह से खर्चे निकलते हैं, यह तुम जानती हो। और कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर माँ को वापस गांव भेज देंगे। अब जब वह यहाँ पर आ जाएंगी तो घर का सारा काम भी कर दिया करेगी और तुम्हें अच्छे से खाना भी दे दिया करेंगी, तुम्हारा ध्यान रख लेगी। और जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमें आया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ एक अच्छी कुशल गृहिणी है, वह बच्चे को भी अच्छे से संभाल लेगी, इसलिए इसमें हमारा ही फायदा है। और बाबूजी, वह भी अंदर बाहर का काम कर दिया करेंगे, राशन पानी बिजली का बिल बाहर से सब्जी वगैरह बाबूजी कर दिया करेंगे। उनको उनके घर से मकान का किराया मिलता है, जिससे वह हमारे घर की जिम्मेदारियां उठाएंगे और हम भी कुछ दिन के लिए अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बदले में बस 3 टाइम का खाना ही तो खाएंगे वो लोग, हमारा क्या ही चला जाएगा। इस हफ्ते मेड और आया के पैसे जो बचेंगे वह अलग से फायदा होगा। बस तुम कुछ दिन उनके सामने आदर्श बहू बनी रहना। तुम ही सोचो प्रिया। अब अतुल के समझाने पर प्रिया मान जाती है। अब 1-2 दिन बाद सतीश जी अपनी पत्नी रानू देवी को लेकर बेटे बहू के घर शहर में आ जाते हैं। तब बहू बेटा उन्हें चाय नाश्ता करने के बाद कमरे में आराम करने के लिए कहते हैं। लेकिन जब दोपहर में खाना खाते हैं तब बेटा बिना हिचकिचाए बोलता है, हफ्ता भर बीत गया, मैंने अच्छे से खाना नहीं खाया, भूख ही नहीं लगती, बेमन से खा रहा हूँ बिल्कुल। अब आप आ गई हैं तो आपके हाथ से बना खाना खाऊंगा पेट भर के। प्रिया की तबीयत ठीक नहीं है, अब तो बस आप सब कुछ संभाल लेना, अपने घर को मैं आपके हवाले करता हूँ। अतुल अपनी जुबान पर मीठी धार लगाते हुए मुस्कुराकर बोला। रानू देवी सोचती है कि बेटा उनसे कितना प्यार करता है और बेटे के मोह में वह धीरे धीरे यह सारा काम संभाल लेती है। सुबह जल्दी उठना,
पूजा करना, उसके बाद झाड़ू बर्तन, नाश्ता तैयार करना, बेटे का टिफिन तैयार करके उसको देना और फिर बहू के लिए नाश्ता कमरे में ही देना, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखना। सारा दिन रानू देवी काम में लगी रहती, बेटे बहू के सामने एक पैर पर खड़ी रहती है और उनके खातिर तवज्जो में लगी ही रहती। अपनी पत्नी को इतना काम करते देख सतीश जी बोले कि रानू, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अपने ऊपर भी ध्यान दो। अगर तुम बीमार पड़ गई तो हमें और ज्यादा परेशानी होगी। बेटे बहू तो जवान है, वह तो संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी अब उम्र हो गई है, तुम अपना ध्यान रखो। इतना काम तो तुम गांव में भी नहीं करती थी जितना अब कर रही हो। अजी, आप खामखा चिंता कर रहे हैं। बस कुछ दिनों की ही तो बात है, फिर मैं दादी बन जाऊंगी और फिर बहू खुद से सब काम संभाल लेगी। सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे लिए। अब एक दिन प्रिया अपने लिए ऑनलाइन फास्ट फूड मंगाती है। जब रानू देवी यह देखती हैं तो कहती हैं कि बहू, ऐसी हालत में तुम्हें बाहर की चीज नहीं खानी चाहिए। यह तुम्हारी सेहत के लिए और बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पहले से ही तुम्हारी तबीयत काफी खराब है। तुम्हें इस वक्त अच्छा और घर का खाना खाने की जरूरत है। इतना सुनकर बहू चिल्लाकर बोली, आप मुझ पर फालतू का रोब मत दिखाइए। मुझे पता है मुझे क्या खाना है और क्या पीना है। मैं एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की हूँ। मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। मेरे काम में टांग मत अड़ाया कीजिए। बहू की ऐसी बात सुनकर रानू देवी थोड़ा सहम जाती है। उन्हें दुख होता है, परंतु फिर वह खुद को संभाल लेती है कि बहू की हालत अभी ठीक नहीं है। आखिर कितने दिनों से परहेज का खाना खा रही है, चिड़चिड़ी हो गई है, इसलिए बोल दिया होगा और वह बात को जाने देती है। अब थोड़े दिन में बहू की डिलीवरी का टाइम आ जाता है और उसे प्यारा सा बेटा होता है। अपने पोते को देखकर तो रोणी देवी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। उन्होंने घर पर लड्डू बनाकर आस पड़ोस में बंटवा दिए और बहू की दिन रात सेवा में जुट गई। बहू की जरूरत का ख्याल रखने लगी और अपने पोते को भी संभालने लगी। छोटा बच्चा रात में जागता और दिन में सोता, जिसकी वजह से रानू देवी भी उसके साथ जागती, उसके डायपर बदलती रहती कि वह गीला ना रहे। तेल से मालिश करना, नहलाना, सब काम रानू देवी ही करती। सास के इतना काम करने पर प्रिया को काफी आराम मिल रहा था, क्योंकि उसे तो कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था। बैठे बिठाए हर काम टाइम से पहले हो रहा था। लेकिन ससुर को देखकर उसको बहुत बुरा लगता। ससुर जी उसकी आंखों में खटक रहे थे। एक दिन वह अपने पति अतुल से बोली कि अतुल, देखो, बाबूजी सारा दिन घर पर ऐसे ही खाली पड़े रहते हैं, फालतू में टीवी देखते रहते हैं और बिजली का बिल बढ़ाते रहते हैं। फ्रिज में फल फ्रूट रखे रहते हैं तो वह खाते रहते हैं। सारा दिन जुबान चलती रहती है इनकी, बिना बात के हमारा खर्चा बढ़ा रहे हैं। मेरे ख्याल से इन्हें तुम्हें गांव ही भेज देना चाहिए। और देखो, इनको खांसी भी हो रही है। अगर मेरे बच्चों पर इसका असर हो गया तो यह हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसलिए बेहतर यही है कि किस तरह तुम अपने बाबूजी को वापस गांव भेज दो और माँ को यही रख लो, क्योंकि वह अभी हमारी जरूरत है। पत्नी की बात सुनकर अतुल अपने माँ बाबूजी के पास जाता है और बोलता है कि बाबूजी, आपको खांसी और नजला हो रहा है। मेरे ख्याल से आपको कुछ दिनों के लिए गांव चले जाना चाहिए। वहां की हवा आपको रास आएगी। तब रानू देवी बोली कि क्यों बेटा, तुम्हारे बाबूजी अकेले क्यों जाएंगे? मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। तुम मेरा भी टिकट करा दो। नहीं माँ,
बाबूजी की तो तबीयत खराब है और दिल्ली जैसे शहर में इतनी ठंड पड़ रही है। मेरे ख्याल से कुछ दिन गांव रहेंगे, वहां का हवा पानी लगेगा तो यह ठीक हो जाएंगी। और अगर इनकी वजह से मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, इसलिए कह रहा था। लेकिन माँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है। पता है ना मेरी पत्नी की तबीयत कितनी खराब है, और अभी हमारा बेटा कितना छोटा है, उसे भी जरूरत है। ऐसे में वह किसको संभालेगी, खुद को या बच्चे को? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे कि बहू को ऐसी हालत में छोड़कर सास चली गई। इस बात को तो आपको खुद ही सोचना चाहिए। आप ना समझ तो हो नहीं। अब सतीश बाबू अपनी पत्नी रेणु देवी को समझाकर गांव चले जाते हैं। कुछ महीने बाद बेटे बहू अपने बेटे होने की खुशी में एक पार्टी का अरेंजमेंट करते हैं, जिसमें वह अपने ऑफिस वाले स्टैंडर्ड लोगों और सहेलियों और बहू के मायके से कई लोगों को बुलाते हैं। अब इस पर रेणु देवी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे और पार्टी में बड़े बड़े लोग आने वाले थे, जिसकी वजह से वह अपनी बहू प्रिया के पास जाती हैं और बोलती हैं कि बहू, मेरे पास पार्टी में पहनने के लिए अच्छी साड़ी नहीं है। सारे ही कपड़े पुराने हो गए हैं। इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई साड़ी रखी हो तो तुम मुझे वह दे दो, मैं तुम्हें वापस लौटा दूंगी। तब बहू प्रिया इतराते हुए बोली कि मम्मी जी, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं। शोरूम से खरीदती हूँ मैं ब्रांडेड साड़ियाँ। पता नहीं वह साड़ियाँ आप पर सूट करेंगी भी कि नहीं। लेकिन कोई नहीं, ये लो। साड़ी फेंकते हुए प्रिया बोली, ध्यान से मम्मी जी, मेरी साड़ी पर एक दाग भी ना लग जाए। जरा ढंग से पहनना, बहुत महंगी साड़ी है मेरी। अरे मम्मी जी, साड़ी दे तो दी है, अब क्या मेरी अलमारी में ताक झाक कर रही हैं? इतनी महंगी साड़ी आपने सपने में भी नहीं देखी होंगी। तब रानू देवी को अफसोस होता है कि उन्होंने क्यों बहू से साड़ी मांग ली। लेकिन अगर वह पुरानी साड़ी पहनती, तब भी बहू उन्हें सुनाती कि पूरी गांव की गवार है, हमारे स्टैंडर्ड का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। अब जब शाम में सारे मेहमान आ गए, कोई खाना खा रहा था तो कोई ड्रिंक कर रहा था, सब मजे ले रहे थे। तब एक कोने में कुर्सी पर बैठी रानू देवी यह सोच रही थी कि काश मेरे पति सतीश जी भी यहाँ पर होते तो उन्हें भी कितना अच्छा लगता। वह वहां पर रूखा सूखा खाना खा रहे होंगे और मैं हूँ यहाँ पर उनके बिना अच्छा खाना खा रही हूँ। अगर वह होते तो वह भी कितने खुश होते। वह यह सोच ही रही थी कि तभी उनकी समधन ने उनके हाथ पर झटका दिया। धक्का लगने की वजह से खाना उनकी साड़ी पर गिर गया, जिसकी वजह से बहू ने आव देखा न ताव और सास पर भारी महफिल में चिल्लाने के लिए खड़ी हो गई। इधर जब बेटे ने पत्नी को चिल्लाते हुए देखा तो वह भी मां पर बरस पड़ता है। दोनों पति पत्नी मिलकर रानू देवी का काफी तमाशा बनाते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं। रानू देवी की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। अब उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरता। वह खुद को कोसने लगती हैं कि आखिर क्यों उन्होंने बहू से साड़ी के लिए अपने हाथ फैलाए। घर आकर वह सारी रात नहीं सोई। अब अगले दिन वह बहू प्रिया से बोली कि बहू, मैं तुम्हारी साड़ी खराब कर दी। बेटा, मुझे माफ कर देना, गलती तो सबसे हो ही जाती है। मैं तुम्हारी साड़ी धोकर तुम्हें दे दूंगी, दाग साफ हो जाएगा। तब प्रिया बोली, खबरदार मम्मी जी, अगर मेरी साड़ी को जरा पानी भी लगाया तो मैं अपनी साड़ी ड्राई क्लीन करवाती हूँ। आप गंवारों की तरह साबुन से रगड़ती नहीं हूँ, सारा रंग खराब हो जाएगा मेरी साड़ी का। खैर, यह सब छोड़ो, आपको कहाँ समझ आएगी। जाओ, जाकर मेरे बच्चे के लिए दूध लेकर आओ। हॉल में बोतल रखी है, वहीं से उठा लेना। कब से बच्चा भूख के मारे रो रहा है। अपनी चली कटी बातें सुनकर प्रिया उन्हें दूध लेने के लिए भेज देती हैं। रानू देवी उदास चेहरा लेकर
हॉल में पहुंचती हैं। अब तो आए दिन का ही हो चुका था। बहू के साथ साथ बेटा भी उनका अपमान करने से पीछे नहीं हटता था। आखिर बहू का मतलब जो निकल चुका था, अब तो वह चाहते थे कि किसी तरह से माँ से भी पीछा छूट जाए। जब वह दूध की बोतल हॉल से उठाने के लिए गई तो देखा बहू का मोबाइल वहीं पर रखा था। फोन उठाकर उन्होंने अपने पति सतीश बाबू के पास कॉल की और रोते हुए उन्हें अपना सारा हाल बताने लगी कि बेटे बहू उनके साथ ऐसा रवैया रखते हैं, उनका इतना अपमान भी किया, भरी महफिल में पार्टी में उन्हें जलील किया। यह बात सुनकर सतीश बाबू को काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान किया था, हमेशा स्वाभिमान के साथ जीते आए थे। वह बहू प्रिया वहां आ पहुंची। क्या हो गया मम्मी जी? आपको कब से आवाज लगा रही हूँ, किससे बात कर रही हैं? और आपने मेरा फोन किससे पूछकर उठाया? हिम्मत कैसे हुई आपकी? बहू, वो तुम्हारे बाबूजी का हालचाल पूछ रही थी। फोन पर काफी दिन हो गए थे उनसे बात किए हुए। बोल रही थी कि मुझे यहाँ से आकर ले जाएं। अब इतने दिन तो हो गए यहाँ आए हुए, और अब तुम्हारा बेटा भी संभल गया है और तुम भी ठीक हो चुकी हो। यह सुन बहू का गुस्सा शांत हो जाता है, क्योंकि वह भी यही चाहती थी कि अब सास यहाँ से चली जाए। अब अगले दिन सतीश जी दिल्ली पहुंच जाते हैं। वह साथ में कुछ पैकेट लाते हैं, जिन्हें वह बाहर हॉल में ही रख देते हैं और अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए उन्हें अंदर ढूंढते हुए चले जाते हैं। कुछ समय बाद जब बहू कमरे से बाहर आती हैं, तो वह पैकेट देखकर खुशी से चहक उठती हैं और उन्हें लेकर अपने कमरे में चली जाती हैं और पैकेट खोल कर देखती हैं तो उसमें काफी महंगी वैरायटी की साड़ियां होती हैं। अब तो प्रिया की खुशी का ठिकाना ही ना रहा। जब शाम में उसका पति अतुल आता है, तब वह एक लाल कलर की साड़ी पहनकर पति अतुल से पूछती है कि कैसी लग रही हूं मैं? मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत ज्यादा पसंद आया। अतुल बोलता है कि कौन सा सरप्राइज? मैंने तो यह साड़ी तुम्हें गिफ्ट नहीं की। तब दोनों पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। बाहर बरामदे में बैठे सतीश जी और उनकी पत्नी रानू देवी बेटे बहू के कमरे में अंदर आ जाते हैं। तब सतीश जी बोलते हैं कि बहू, यह महंगी और ब्रांडेड साड़ी तुम्हारे लिए नहीं है और ना ही तुम्हारी है। यह मैं अपनी पत्नी रानू के लिए लाया था। ससुर के मुंह से यह बात सुन प्रिया की तन बदन में आग लग गई। उसने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और साड़ियों की तरफ घूमने लगी। कितनी ब्रांडेड और महंगी साड़ी, यह बुद्धि पहनेगी? तब उनका बेटा अतुल चिढ़ते हुए बोला कि बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? माँ को इस उम्र में इतनी महंगी और लाल चटकदार साड़ियां पहनाते हुए। अरे, कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कहते हुए अतुल हंसने लगा। अपने बेटे अतुल के मुंह से यह सुनकर सतीश जी बाबू को बहुत दुख हुआ। बहू तो उनके दिल से पहले से ही उतर चुकी थी और अब बेटा भी उतर गया। बेटे अतुल को जरा भी शर्म लिहाज ना रही। कभी भी माँ बाप को कहीं पर भी बेइज्जत कर देता। सतीश जी बोले कि बुढ़े हो जाने से इच्छाएं मर नहीं जाती। सबका मन होता है अच्छा ओढ़ने पहनने का, अच्छा खाने पीने का। जब तुम बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। अभी खुद और अपनी पत्नी को ही पाल रहे हो, इसलिए इस सब को नहीं समझोगे तुम। और हाँ बेटा बहू, तुम दोनों ने बोला था ना कि तुम्हारी माँ की औकात फुटपाथ की साड़ी पहनने की है, इसीलिए मैं उसके लिए शोरूम से ब्रांडेड साड़ी लेकर आया हूँ। और हाँ बेटा, पूरी जिंदगी तुम्हारी माँ ने तुम पर न्योछावर कर दी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, अच्छी परवरिश के चक्कर में उसने खुद पर ध्यान नहीं दिया और ना ही अपने ऊपर खर्च किया। सब कुछ तुम्हारे लिए किया
और खुद ने एक साधारण सा जीवन जीना पसंद किया और अभी भी उसे साधारण जीवन जीना ही पसंद है। आज जब तुम काबिल बन गए हो, एक बड़े आदमी बन गए हो, तो तुम अपनी माँ की बड़ी महफिल में बेइज्जती कर रहे हो। यही है बस तुम्हारी औकात। इसीलिए तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए आज मैं यह महंगी साड़ी अपनी पत्नी के लिए इसलिए लाया हूँ ताकि कोई उसे उसकी औकात याद ना दिलाए। मेरी पत्नी की औकात मतलब मेरी औकात। अपने पिता सतीश जी की ऐसी बातें सुनकर बेटे बहू शर्म से जमीन में धंसे जा रहे थे। उन्हें अपने ऊपर आत्मग्लानि महसूस हुई। चलो रानू, तैयार हो जाओ। अब हम इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहां तुम्हारी इज्जत नहीं, वहां मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा। हम अपने घर में ही ठीक हैं। और हाँ बहू, यह महंगी ब्रांडेड साड़ी उतार कर अपनी सास को दे दो, क्योंकि इसे पहनने की तुम्हारी औकात नहीं है। अब तो नहीं कहोगी कि सासू माँ आपको साड़ी पहनने का सलीका नहीं है। आज बिना तमाचा मारे ही ससुर जी ने अपनी बहू के मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। और हाँ बेटा अतुल, तुम्हारी माँ तुम पर इतनी जान छिड़कती, तुम्हें इतना प्यार से पाला पोसा इसलिए नहीं कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसे बेइज्जत करे, उसे उसकी औकात याद दिलाए। आज तो बड़ा बन गया, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन पीछे छोड़ दिया तो सिर्फ माता पिता को। ये सब कहकर सतीश जी अपनी पत्नी को लेकर वापस गांव आ गए। बेटे बहू को अपने ऊपर पश्चाताप हो रहा था कि उन्होंने अपने माँ बाबूजी के साथ कितना गलत किया। अब तो बहू को घर का सारा काम करना पड़ रहा था, ऊपर से बच्चे को भी संभालना। बच्चा रोज रोज बहू की महंगे कपड़ों को गीला कर देता। अब तो यह रोज का ही रहता। बहू को अपने ऊपर दुख होता कि उसने सास का भरी महफिल में कैसे अपमान किया था। जरा सी बात को लेकर अब बेटे बहू पश्चाताप की आग में जलकर वापस गांव आते हैं, अपने माँ बाप के पास, और उनसे माफी मांगते हैं और उनके आगे गिड़गिड़ाते हैं। तब अतुल बोलता है कि माँ, बाबूजी, आज मैं एक पिता बन चुका हूँ और मुझे एहसास हो गया है कि माँ बाप अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कितने कष्ट झेलते हैं। मुझे आपकी कीमत आज समझ आ चुकी है। तब बहू भी बोलती है कि माँ जी, मैं आपके साथ बहुत गलत व्यवहार कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे एहसास है कि एक माँ अपने बच्चों को किस तरह से पालती है। पूछते हैं, अब यह रोज मेरे साड़ी गंदी कर देता है। मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं, आपके दिल को ठेस पहुंचाई। बेटे बहू अपने माँ बाबूजी से माफी मांगते हैं। तब रानू देवी बोलती हैं कि बहू, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। माँ बाप तो अपने बच्चों को निस्वार्थ भाव से पालते हैं ताकि बड़े होकर वही प्यार, वही सम्मान बच्चे भी अपने माँ बाप को दे पाए। और पैसे की उम्मीद तो कभी हमने तुमसे लगाई ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी को कमरों का किराया मिलता है, उसी से हमारा भरण पोषण हो जाता है। हमें तुमसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहते। मैं अपने पति के साथ यहीं पर जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। माफी मांगकर बेटे बहू वापस शहर चले जाते हैं और बूढ़े माँ बाप गांव में रहकर अपना भरण पोषण और जीवन यापन करने लगते हैं और पूरे स्वाभिमान के साथ जीते हैं। तो दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत से कष्ट झेलते हैं। उनका पालन पोषण में इतने व्यतीत हो जाते हैं कि खुद फटा पुराना पहनते हैं, लेकिन बच्चों को हमेशा नया कपड़ा पहनाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। और वही बच्चे बड़े होकर उन्हें माँ बाप का मजाक बनाते हैं, उनके रहन सहन का तिरस्कार करते हैं, उनके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। तो उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो दोस्तों, जो सतीश बाबू और रानू देवी ने जो अपने बेटे बहू के साथ किया था, वह फैसला सही था कि गलत? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।
कहानी आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।